बीडी कल्ला जी से मैं मुलाकात करके आया था, एक बार नहीं 2 बार मुलाकात करके आया हूं। और अब लगातार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति कब जारी होगी, रीट का सेकंड एग्जाम का सिलेबस कब जारी होगा, कट ऑफ कब जारी होगी, तमाम बिंदुओं को लेकर लोग चर्चा करते हैं, कमेंट करते हैं। अधिकतर लोगों की चीजें मैं देखता रहता हूं, लेकिन साथियों मैं तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूं आप लोगों को कि विभिन्न संगठन बने, विभिन्न राजनेताएं, युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले, आवाज उठाने वाले बहुत लोग आए। सवाल ये उठाते हैं कि उपेंद्र यादव धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे गया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस ने इतनी जल्दी उनको क्यों छोड़ दिया। साथियों एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि चमचागिरी करनी है और गुलामी करना होता तो मैं भी सरकार से गुलामी करता, चमचागिरी करता। और पता नहीं क्या क्या होते हैं जो लोग आपस में जो अपना संगठन बना के लोग ऐसा अपना निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। पिछले 5 साल बीजेपी सरकार में लड़ाई लड़ता रहा, अब कांग्रेस में लड़ाई लड़ रहा हूं। धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे बैठने से पहले मैं उनसे 11 मार्च को मिलकर आया था। 11 पहले हमारा जो रणनीति थी 16 तारीख को हम धरने पे बैठेंगे, क्योंकि हमारी मांगे अधूरी थी। कौन कौन सी मांगे थी? वो आप बेरोजगारों की मांगे थी, लखनऊ समझौते की मांगे थी और मांगे थी। जब मैंने उनका अवगत करवाया 11 तारीख को जब मैं मिला, उनके बाद 11 तारीख को जब मैं विधायकपुरी थाने के सामने उनका ऑफिस है, वहां मुलाकात हुई और उन्होंने, वो अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा सुझाव देते हैं कि सच के लिए लड़ाई लड़ते रहना। उस दिन मैंने बात रखी कि मैं नाराज हूं, मांगे नहीं हो पा रही है, हमें मौजूद में धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलवाने की कोशिश करूंगा 13 तारीख के बाद। मुलाकात नहीं हो पाई, कमेटी ने निर्णय लिया कि हमें धरने पे बैठना और धरने बैठे। लेकिन 11 तारीख को वो जब मैंने उनके सामने बात रखी, मुझे कहा मेरे साथ चलो, 2 घंटे तक मुझे अपने साथ रखा। अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी कई जगह उन्होंने मदद करने की कोशिश की थी, जैसे प्रयोगशाला सहायक भर्ती अटकी थी, उन्होंने फोन करके उसको करवाया, टेक्निकल हेल्प पर कहीं मदद भी की। ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 घंटे उनके साथ घुमा, मिला, अच्छा व्यक्तित्व, क्यों बातें कह रहा हूं ये चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं कि कभी भी मैंने मेरा व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत स्वार्थ कभी नहीं देखा। जिस इंसान ने सहयोग किया, जिस इंसान का अच्छा व्यवहार है, अच्छी राय दी, उसके घर क्यों बैठा? आप लोगों के भविष्य के लिए बैठा, क्योंकि मैं हमेशा जीता हूं बेरोजगारों के लिए। जा रहा है कि कल कानून विधानसभा में पारित हो सकता है, संभावना कल की बता रहा है। लेकिन जब 24 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन किया, युवाओं को आक्रोश को दबाने के लिए 24 तारीख को बिल को रखा, पेश किया गया, लेकिन अभी तक उसको पारित नहीं करवाया गया। क्योंकि हम चाहते हैं, क्यों मैं इस कानून के पीछे क्यों पड़ा हूं साथियों, आपको बताना चाहूंगा। इस कानून के पीछे इसलिए पड़ा हूं कि जो भजनलाल आज पार्टियां कर रहा है चौटन विधायक के घर पर, पास में एसएचओ भी बता रहे हैं और भी अधिकारी पास में बैठे बता रहे हैं। जब मैंने वहां के लोकल कई लोगों से पूछा कि बोले कि ये एमएलए और नेताओं को फंडिंग भी करता है और इनके काफी, इनको वहां के टेंडर और ठेके भी मिलते हैं, ये काश है। लेकिन मैंने कहा ये बाहर कैसे आ गया? सरकार के सामने भी आवाज उठाई थी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि यदि सरकार इनको राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रही है तो इनके खिलाफ अपील करिए कि इनको जेल में डालिए। लेकिन जो राजनेता के जो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो धाराएं नहीं बनी, कुछ ऑफेंस नहीं थे इसलिए छूट के, जब गैर जमानती कानून आएगा तब वो नहीं छूटेंगे, इसलिए कानून की जो ऑफेंस है वो कमजोर थे इसलिए वो छूट गए। लेकिन कानून अब आए जो गैर जमानती जमानत नहीं हो, 10 साल तक उनकी संपत्ति जब्त हो, उनको जुर्माना हो। ये कानून की मांग मैं कर रहा हूं कि आने वाले बेरोजगार को भविष्य बच सके, क्योंकि लगातार प्रयास किया, अनशन किया और धक्के खाए, उसके बाद घोषणा हुई, अब वो रखा गया, वो पारित करवाने के और लागू करवाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, आने वाले बेरोजगार का भविष्य बचे। कानून आने के बाद बड़े बड़े लोग ट्वीट करेंगे हमने ये करवा दिया, हमने ये करवा दिया, हमने कानून कर दिया। भैया फिर मुझे धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पर जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पुलिस के धक्का खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। युवा साथियों, मैं हर चीज आपके साथ बेबाकी से इसलिए रख रहा हूं कि लगातार मैं बेरोजगारों के आंसू, पीड़ा सब देख रहा हूं। ये कमेंट वगैरह ना, ये सब बेचारे दुखी है, परेशान है, एक बड़ी आस में भी कमेंट करते हैं, लाइव का इंतजार करते हैं कि उपेंद्र यादव लाइव में आएगा, कुछ ना कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ बात रखेगा। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि उपेंद्र यादव ने यह कहा कि फरवरी मार्च में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ जाएगी। साथियों, मैं अधिकारियों से मिला, मुझे अधिकारियों ने कहा, मैंने आपको कह दिया, लेकिन मैं 2 बार बीडी कल्ला जी से मिलकर आया हूं। बीडी कल्ला जी जब पिछली बार मैं मिलकर आया तो उन्होंने नोट करवाया था, आपने वीडियो देखा होगा, तमाम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरी फेसबुक पे, मेरे ट्विटर और आप यूट्यूब पे देख सकते, मैंने डाला था, उन्होंने नोट करवाया था और उन्होंने मुझे कहा था
कि मैं अधिकारियों की मीटिंग लूंगा इन भर्तियों को लेकर और जल्द से जल्द निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। मैंने एक चीज भी उनके सामने स्पष्ट रखी थी, रीट कि दूसरी एग्जाम कब होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस जल्द से जल्द जारी किया जाए। फर्स्ट ग्रेड कब होगी, सेकंड ग्रेड कब होगी, उनकी परीक्षा तिथि, उनका कैलेंडर जारी किया जाए। लेकिन इनमें आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, दो 3 महीनों का गैप होना चाहिए, जिससे कोई बेरोजगार तैयारी कर सके अच्छी तरह। टकराव नहीं होना चाहिए और समय सही सिलेबस के अनुसार देना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही अधिकारियों की मीटिंग लूंगा। अभी मुझे पता चला कि 28 तारीख को वो अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। तो वो अभी रीट का उन्होंने नोटिस जारी हुआ, तो अधिकारी शिक्षा विभाग होंगे तो उसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी चर्चा होगी। लेकिन मुझे आज का समय SCS एजुकेशन में PK गोयल साहब से आज का समय मिला था, मैंने समय लिया था, लेकिन मैं गुड़गांव जाने की वजह से उनसे नहीं मिल पाया। कल उनसे मैं सचिवालय में जाकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट सिलेबस इन तमाम मांगों को लेकर मैं मिलूंगा। शिक्षा मंत्री जी से मिल चुका हूं। साथियों एक चीज आपको बताऊं मैं कि यार मैं प्रयास कर सकता हूं आप लोगों के लिए। मैं पिछले 3 दिन तक घुमा तब मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हो पाई, और वो मीटिंग ले रहे, मैं प्रयास कर रहा हूं। धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे क्यों बैठा, ये सारी मांगे उसमें शामिल थी कि रीट का सिलेबस भी जारी हो, कि बेरोजगार तैयारी कर सके, कि सेकंड एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगी, ये स्थिति स्पष्ट हो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की स्थिति स्पष्ट हो, 2016 की वेटिंग जो पिकअप लिस्ट जारी हो, ये भी मांग थी। स्कूल व्याख्याता वाले भी अभ्यर्थी थे, उनकी जो 689 पद वापस जोड़े जाए। हालांकि न्यायालय ने इस मामले का सुनवाई थी, फैसला सुरक्षित रख दिया। उम्मीद है अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला आएगा, उम्मीद पूरी है। तो साथियों तमाम जो कौन कौन से मुद्दों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए धक्के खा रहा हूं केवल आपके भविष्य के लिए। मुझे राजनीति करना नहीं आती, राजनीति करना आती यार तो मैं लोगों की चमचागिरी करता, मैं भी सरकार में कहीं ना कहीं बोर्ड में कहीं सेट हो जाता। पिछले 5 साल बीजेपी में लड़ाई लड़ा और इसमें लड़ाई लड़ रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली लर्न द्वारा बनाएंगे। इस साल डेली लर्न ने IHE स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और ये 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किस बात कर रहे हैं, जय लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो इनाम जीती। राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, बोनस दो, कुछ भी दो, जिससे राजस्थान के बेरोजगार को ज्यादा नंबर आ सके। बाहरी राज्य का कोटा कम करके, यानी कि सामान्य श्रेणी में 50% वो कितने भी आ सकते हैं। आपने अब बिहार का कोई भी नोटिफिकेशन उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ कि बिहार का निवासी हो तो वो बाहर कर रहे हैं। अन्य राज्यों में 20-21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को जाति, भाषा, ये शैक्षणिक योग्यता, तमाम चीजें लागू करके बाहर कर देते। तो राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, इसके लिए लड़ाई लगातार जारी है और मैं अंतिम सांस तक जारी रखूंगा। भजन लाल तो बढ़िया कर ही रहा है भाई, बढ़िया। आपने देखा होगा सुभाष गर्ग साहब अभी ऐश कर रहा है। सुभाष गर्ग साहब का मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बेरोजगार को धोखा दिया है। एक नंबर का झूठा इंसान है, एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। खुला बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। मैं डरने वाला नहीं हूं, न अति उत्साही में कोई बयान देने वाला हूं। सोच समझकर मैं बयान दे रहा हूं, क्योंकि धोखा दिया है उन्होंने। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ भविष्य के साथ खेला है। जब तक वो इस्तीफा नहीं दे दे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, और चुनाव होंगे तो उसके खिलाफ प्रचार करने आऊंगा, क्योंकि युवा बेरोजगारों को रुलाने वाले उस मंत्री सुभाष गर्ग का पीछा नहीं छोड़ूंगा। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन बहनों को, 2013 वाली बहनों को वादा किया था कि मैं आपका वकील बन के साथ दूंगा। न्यायालय में 2013 नर्सिंग भर्ती 2013 के, उन बहनों के पक्ष में अभी तक जवाब नहीं दिया। वो भटक रही है, रो रही है, उन पर भी दया नहीं आई। फार्मासिस्ट भर्ती में बदल गए, बहुत जगह बदल गए। तो धोखेबाज हैं, तो इस धोखेबाज का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। यदि थोड़ी सी शर्म बची है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने युवा बेरोजगार को धोखा दिया। मैं तो उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं कि जब चुनाव होंगे तो मैं प्रचार